नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात ईएफपीओ और ज्यादा पेंशन ऑप्शंस की। दरअसल कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस से हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब इसकी जो आखिरी तारीख है, जो लास्ट डेट है, वो 26 जून से बढ़ाकर 11 जुलाई कर दी गई है। हालांकि आवेदकों को ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा करने में कई तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की ओरिजिनल डेडलाइन पहले 3 मार्च थी, जिसे अब तक 3 बार बढ़ाया जा चुका है। पहले इसे बढ़ाकर 3 मई और फिर 26 जून किया गया था। तो आज के इस अंक में हम इस विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डॉक्टर अनिल कुमार। डॉक्टर अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मनी मंत्रा में। और अनिल सर, जैसा कि हमने कहा कि इस डेडलाइन को 3 बार अब तक बढ़ाया जा चुका है, इसके पीछे सोच क्या है और जो ये पूरी पद्धति है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको किस तरह का फायदा इस बदलाव से हो सकता है? देखिए, ये जो हायर पेंशन को अप्लाई करने की डेडलाइन थी जी, उसको बढ़ाने के पीछे जो वजह मुझे लगती है वो ये है कि इसमें काफी लोग अप्लाई नहीं कर पाए। और क्योंकि ये एप्लीकेशन मुख्यतः पोर्टल के थ्रू होती है और उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे, और टेक्निकल इश्यूज के अलावा हमें ये मानना भी पड़ेगा कि आज हमारे काफी कर्मचारी इतने कंप्यूटर सेवी नहीं है, वो पोर्टल के थ्रू ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। कई कर्मचारी किसी की सहायता लेके, हेल्प लेके वो काम करते हैं, तो उसमें टेक्निकल इश्यूज और दूसरा उनका टेक्निकल सेवी न होना, उसमें काफी कर्मचारी इस जो बढ़ी हुई पेंशन में अप्लाई नहीं कर पाए। तो उनको फायदा देने के लिए, उनको ये ऑप्शन देने के लिए कि अवधि बढ़ा दी गई है, मेरे को लगता है ये अच्छा कदम है। और जहां तक ये हायर पेंशन की बात है जी, आज हम अगर भविष्य की बात करें तो भविष्य में मेरे को लगता है कि जो रुझान है, और वो होना भी चाहिए, वो हर महीने की जो पेंशन है उसमें लगता है कि जो कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य ज्यादा सुरक्षित हो जाता है कि हर महीने उनको पेंशन की राशि मिलेगी। लेकिन अगर एक हम कहें कि आपको पेंशन की राशि कम मिलेगी लेकिन प्रोविडेंट फंड ज्यादा मिलेगा रिटायरमेंट के वक्त, तो उसका क्या है, कई बार इनको इन्वेस्ट करने में, क्योंकि हमारे काफी लोग ऐसे हैं जो कि उनको इतने फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, तो उनको इन्वेस्ट को ऐसी वैसी जगह कर दें और वहां उनका पैसा फंस जाए, तो वो भी बात नहीं है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि सरकार ने योजना अच्छी बनाई थी और अभी भी है वो योजना कि आप अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हायर पेंशन की तरफ जाना है तो में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि जिनके रिटायरमेंट के सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं जी, मेरी समझ में उनको पेंशन स्कीम की तरफ, हायर पेंशन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर किसी से वो इस बारे में विचार विमर्श करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि उन्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए जो अब रिटायरमेंट के नजदीक है? क्योंकि रिटायरमेंट के जो नजदीक है उसके अंदर उनको जो एक मुश्त पैसा मिलेगा, तो उन्होंने अपनी प्लानिंग भी बना के रखी होगी, और वो पीछे से अगर वो करेंगे तो वो जो पैसा है प्रोविडेंट फंड वाला, उसका अमाउंट कम हो जाएगा, और उनको उसका ज्यादा, अगर आप कैलकुलेशन, इसकी डिटेल कैलकुलेशन में जाएं तो उसको लगेगा कि उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा अगर वो हायर पेंशन स्कीम में अब अप्लाई करते हैं। इसमें अनिल सर, अगर जो लोग नया नया ज्वाइन किए हैं, इन चीज़ों को जानना और समझना चाहते हैं, अगर उन्हें थोड़ा बेसिक जानकारी दे दें कि जो ईपीएफओ होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनके कितने तरह के अकाउंट होते हैं, उन दोनों अकाउंट्स में से किस किस तरह की जो कटती हैं सैलरी, गवर्नमेंट का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ये अगर थोड़ा बता सके हमारे दर्शकों को। जो लोग कर्मचारी जो नए नए ज्वाइन करते हैं, तो ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें उनको प्रोविडेंट फंड और पेंशन की एक स्कीम है जिसमें कि उनकी जो बेसिक जो वेतन है और डीए है उसका 12% वो इसके अंदर जाएगा, और वो पूरा का पूरा पैसा पेंशन में या प्रोविडेंट फंड में नहीं जाएगा। उसमें एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड वाले अकाउंट में जाएगा जो कि उनको रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा, और दूसरा हिस्सा उसका पेंशन फंड में जाएगा। अभी तक पेंशन फंड में जो जाने वाला हिस्सा था उसमें कैप था,
सबसे पहले ये लिमिट जो पेंशन फंड में जा सकता था वो 5,000, 6,000, 15,000, उसका 8.33% था। लेकिन वो वाला जो लिमिट है, जो कैप है, जिसको हम कहते हैं हायर पेंशन ऑप्शन, वो वाला 2014 में बढ़ा दिया गया था। तो 2014 में बढ़ाने के बाद काफी लोग इसका लाभ नहीं उठा सके, क्योंकि काफी लोगों को पता भी नहीं चला कि ये बढ़ा है, और काफी लोगों ने इसको समझा भी नहीं ठीक ढंग से, इसलिए काफी लोग अप्लाई नहीं कर सके, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसमें दिशा निर्देश जारी किए। उस दिशा निर्देश के तहत काफी उसमें क्लैरिफाई कर दिया कि कौन कौन लोग हायर पेंशन स्कीम की तरफ जा सकते हैं। तो उसमें अभी भी काफी कर्मचारी ऐसे हैं जो कि एग्जिस्टिंग है, मैं नए वालों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो एग्जिस्टिंग है वो इस ऑप्शन का फायदा नहीं उठा सके। इसमें मैं एक सर उदाहरण देना चाहूंगा अपने दर्शकों की। मान लीजिए कि आप जनवरी 2010 में ईपीएफ में शामिल हुए, जो हमारे दर्शक है उनकी समझ के लिए, और जो सैलरी है, सैलरी मतलब आपका बेसिक और जो डीए है, वो मान लीजिए कि 20,000 रुपए थी आपकी। तो इस योजना में शामिल होने की तारीख से 31 अगस्त 2014 तक, जो पुरानी जो थी, उस तक मंथली कंट्रीब्यूशन आपका, अगर मैं कहूं कैलकुलेट करके समझने के लिए, तो 6,500 रुपए का जो 8.33% है, क्यों सर? हाँ, बिल्कुल, वो 541 रुपए हो जाएगा। और नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसके बाद 1 सितंबर 2014 से जो आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो 15,000 रुपए का 8.33% हो जाएगा, यानी कि 1250। तो ये उसमें 1250 कैलकुलेट हो जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। कौन है हमारे साथ? सर, हमारे साथ प्रकाश जी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, अपना सवाल पूछे। नमस्कार आपको। प्रकाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार हम इस विषय पर आज बात कर रहे हैं और नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये फ़ायदा होगा। इसमें सर एक और जो सोशल मीडिया के जरिए सवाल आ रहा है अनिल सर, कि ये हायर पेंशन होता क्या है, किस तरह से हम इसको समझें? हायर पेंशन का मतलब, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि आपको उसके अंदर जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें आपको कितना पोर्शन प्रोविडेंट फंड में चाहिए और कितना पोर्शन आपको पेंशन फंड में चाहिए। पेंशन का मतलब आपको रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन का जो राशि है वो हर महीने मिलेगी। उसके अंदर पहले कैप था 5,000 रुपए, पेंशन फंड की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद 6,000 रुपए, उसके बाद वो बढ़ाकर कैप 15,000 रुपए कर दिया है। इसका मतलब 15,000 का 8.33% वो हायर का हो गया। लेकिन उसमें एक ऑप्शन दी गई है, और अब ऑप्शन के साथ साथ जो नई स्कीम आई है उसमें जितनी भी आपकी सैलरी है प्लस बेसिक सैलरी प्लस उसका डीए है, वो पूरा अमाउंट भी आप पेंशन फंड में ले जा सकते हैं। हमारे साथ सर एक जो कॉलर हैं सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, श्री प्रकाश जी हैं, जो कि इस वक्त कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री प्रकाश जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, इसकी योजना के बारे में समझाइए, क्या है ये? जी सर, इसके बारे में समझ नहीं पा रहे, पेंशन क्या है वो बताइए। जी, हम वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सर, एक बार फिर से इनकी समझ के लिए हमने कहा कि जी, जो कर्मचारी हमारे, चाहे वो किसी भी विभाग में, चाहे वो सरकारी में या प्राइवेट में भी रहते हैं, तो उनको अपनी एक पेंशन, आज सबके दिमाग में होता है कि हमें पेंशन चाहिए रिटायरमेंट के बाद, कि हमारी जब हम रिटायर हो जाएंगे कुछ पैसा भी हमें चाहिए और कुछ पेंशन भी चाहिए हर महीने, जिससे हम किसी के ऊपर निर्भर ना रह सके। तो उसके लिए सरकार स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हर महीने आपको पैसा अपनी सैलरी का जमा कराना है और उसका पैसा एम्प्लॉयर भी आपका जमा कराएगा। तो वो पैसा बढ़ता जाएगा और उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा और उसमें जो आमदनी होगी वो पैसा भी उसमें जुड़ जाएगा। अब ये वाला जो जितना हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसमें अब सवाल ये होता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो क्या वो पूरा पैसा ब्याज समेत या जो भी उसमें आमदनी हुई है, क्या हमें रिटायरमेंट के वक्त पूरा पैसा मिल जाएगा या रिटायरमेंट के बाद हमारी पेंशन हर महीने की बंध जाएगी, की निर्धारित हो जाएगी। तो इस स्कीम में एक बहुत अच्छी ये योजना
आई हुई है कि उस स्कीम में एक हिस्सा जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाएगा, दूसरा हिस्सा पेंशन फंड में जाएगा। जो प्रोविडेंट फंड में हिस्सा जाएगा, जब वो आप रिटायर होंगे तो उसकी जो पैसा गया उसकी आमदनी के साथ वो पैसा आपको एक मुश्त आपको मिल जाएगा। आप उसको कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई जमीन जायदाद और कुछ खरीदना है आप वो कर सकते हैं। और दूसरा हिस्सा उसका पेंशन में जाएगा। पेंशन का मतलब वो वाला हिस्से से आपको हर महीने, आप ही का पैसा है और एम्प्लॉयर का पैसा है, उस पैसे से आपको हर महीने पेंशन मिल जाएगी। तो एक तरह से पेंशन स्कीम भी हो गई। अब वो पेंशन कितनी मिलेगी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी पेंशन चाहते हैं। आप चाहते हैं नहीं जी मुझे तो रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा एक मुश्त में चाहिए, मुझे महीने की पेंशन नहीं चाहिए, तो वो स्कीम अवेलेबल है। लेकिन अब ये ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं हायर पेंशन ऑप्शन, जिसकी अभी तारीख भी बढ़ाई है। उसके तहत अगर आपको हायर पेंशन की तरफ जाना है तो आपको एक पोर्टल में जाकर के आवेदन करना होगा कि मेरे को अपने पेंशन का अमाउंट बढ़वाना है। तो उसमें स्वाभाविक बात है जब पेंशन का अमाउंट बढ़ेगा तो जो आपका भविष्य निधि है, प्रोविडेंट फंड है, एक मुश्त जो पैसा रिटायरमेंट में मिलने वाला है वो वहां से कट के आपकी पेंशन फंड में चला जाएगा और वो पेंशन आपको हर महीने मिलती रहेगी। इसका मतलब सर ज्वाइंट ऑप्शन को चुनना होगा। ज्वाइंट ऑप्शन को चुनना होगा। लेकिन कुछ जैसा कि खबर यह भी आई कि बहुत सारे कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन को चुनना है। कुछ ने कहा कि ज्वाइंट ऑप्शन चुनने के बाद भी उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने सर जो 4 अहम बातें कही, मैं चाहूंगा कि वो उसको भी लोग समझें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सर अगर आप समझा सके हमारे दर्शकों को। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्योंकि इसके अंदर हमारे इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो तकरीबन उसके 4 बिंदु थे। मैं वो बिंदु भी आपको बता देता हूं। पहला बिंदु था जो लोग 1 सितंबर 2014 को सर्विस में थे उन्होंने जॉइंट ऑप्शन चुना लेकिन वो रिजेक्ट हो गया किसी भी वजह से, तो वो हायर पेंशन ऑप्शन अब दोबारा से चुन सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो लोग 1 सितंबर 2014 को सर्विस में थे और उन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं चुना तो वो लोग भी हायर पेंशन के लिए चुन सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने जॉइंट ऑप्शन चुना लेकिन रिजेक्ट हो गया, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी बिल्कुल इसके अंदर हर बिंदु को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था हर बिंदु को इसके अंदर साफ किया हुआ है। और जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं चुना, ऐसे लोग हायर पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो पूरा इसको हर बिंदु को बिल्कुल क्लियर करके इसमें दिया हुआ है। लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसके लिए आपको पोर्टल में जाके जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म भरते हुए, क्योंकि ये पोर्टल है, इसमें हर जो तकनीकी बात है वो महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको जो वो फॉर्म भरना है पोर्टल में, उसमें आपको सावधानी से और पूरे अलर्टनेस से, वरना फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा और कल को आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। फिर आप कहेंगे कि पता नहीं क्या स्कीम बनाई है। तो मैं यही कहूंगा कि आप उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और उसके बाद पोर्टल में ध्यान से उसको पढ़ें। अगर उसको ध्यान से आप नहीं भरेंगे तो या तो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, या आप उसको नुकसान हो सकता है। सर हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश मिश्रा जी हैं जो कि हैदराबाद से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। राजेश जी आपका स्वागत है, अब अपना सवाल पूछ सकते हैं। राजेश जी। हेलो सर, मुझे जानकारी चाहिए थी पेंशन के लिए 10 साल जॉब करना जरूरी है तो उसके पहले ही पेंशन मिलता है? अब दोबारा बोल सकते हैं? जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पेंशन के लिए 10 साल का कंटिन्यू काम जॉब करना पड़ता है कि उसके पहले ही पेंशन चला जाएगा? नहीं, पेंशन के लिए तो एक निर्धारित अवधि है, उसके बाद ही पेंशन मिलेगा ना। जो देखिए पैसा आपका है उसमें कितना उसके ऊपर ब्याज भी आ रहा है आपको, जो उसमें आमदनी वो भी उसके अंदर ऐड हो रही है। अगर आप कहो जी मैं तो 2 साल काम करूंगा और पेंशन मेरी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है।
प्रोविडेंट फंड मिलेगा लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी उसमें। पेंशन का क्या है आप खुद भी सोच सकते हैं, उसमें कितना पेंशन बनेगा। तो इसलिए एक निर्धारित मिनिमम अवधि तय की हुई है कि आपको इतने साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे पेंशन के लिए। सर इसमें एक और सवाल ये है कि जो प्रोसेस है, चूंकि बहुत से लोग आपने कहा कि तकनीकी टेक्नो सेवी नहीं है, तो जो लोग हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस को, अगर उसकी सुविधा के लिए बता सके, चूंकि कहा जा रहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों तरीके में ऑनलाइन का तरीका क्या हो सकता है सर? ऑनलाइन में सबसे पहले हायर पेंशन के लिए ई सेवा पोर्टल है जी, उसमें जाना होगा। वहां राइट हैंड पे दाहिने तरफ पेंशन ऑन हायर सैलरी पे क्लिक करना है। ओके, आप इसको सुन लीजिए। क्लिक करने के बाद जिस पेज पर आप पहुंचेंगे वहां पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर होने वालों का। दूसरा, अगर आप अभी भी नौकरी में हैं तो उसमें आपको दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प चुनना होगा और उसमें डिटेल्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार, मोबाइल। आजकल ये बहुत जरूरी है, ये सब आपको पता होगा। और उसके बाद ये डिटेल भरने के बाद आपके पास मोबाइल है, आपने जो फीड किया है, और आपका मोबाइल आधार से लिंक्ड है, उस पर ओटीपी आएगा। क्योंकि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके ब्याह पे किसी और ने अप्लाई कर दिया और आपको पता ही नहीं। ये बहुत जरूरी है। तो जब ये आपके पास ओटीपी आएगा तो आपको उस ओटीपी को दर्ज करना पड़ेगा। तो प्रोसेस कोई बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आपको हर स्टेप को सिस्टमेटिकली उसको फॉलो करना है। और सरकार की भी सर यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सकें, तभी जो डेडलाइन को 3 बार बढ़ा के अब आखिरी तारीख 11 जुलाई कर दी गई है। हाँ, सरकार मैं समझता हूं कि काफी संवेदनशील है कर्मचारियों के लिए, इसलिए इस तारीख को बढ़ाया गया है। और साथ में मैं एक बात और भी ऐड करूंगा जी, कि आजकल डिजिटल जमाना है। आप बिना डिजिटल में टेक्नो सेवी हुए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको अभी भी इसको ऑपरेट करने में, पोर्टल खोलने में, भरने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो आप सहायता केंद्र वहां जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप अभी इसको सीख भी लें। सीखने में कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई साइंस नहीं है। आप सीखकर आप अपने आप ही आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। लेकिन अनिल सर, बहुत से लोग कहते हैं कि उनका जो आधार है और उनका जो मोबाइल नंबर है वो कई बार मिसमैच हो जाता है, इसलिए ओटीपी नहीं आ पाता है। इस तरह की समस्याएं होती हैं प्रैक्टिकल। तो ये बार बार सरकार ने कैंपेन करती है कि आपको अपना दोनों को लिंक करना है। अगर आपके पास पैन नंबर है उसको भी आपको लिंक करना है आधार से। और ये बात आप नोट कर लीजिए। उसकी तो सर आखिरी डेट कल तक थी, 30 जून तक। 30 जून तक थी, अब पता नहीं, अब मैं कुछ बार नहीं बोलूंगा आगे उसके बाद। लेकिन आप ये लोग ये बात नोट कर लीजिए। इसके बिना आज डिजिटल जमाना है, भारत बहुत तेजी से डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत क्या, दूसरे देश तो बहुत उससे आगे हैं, लेकिन हम इसमें जो ग्रोथ रेट है हमारी बहुत आगे, दुनिया में पहले स्थान पर है। तो आगे वाले समय में अगर ये सब आपके पास नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सरकारी जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, जिसमें काफी तरह के पैसे मिलते हैं, काफी सब्सिडीज मिलती हैं, वो भी नहीं, किसान निधि भी मिलती है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहला कदम मैं कहूंगा 2 करने हैं। अगर ये लिंक्ड नहीं है, आपको लिंक करवाइए, और उसके बाद उसको कैसे करना है, कैसे ऑपरेट करना है, आप आत्मनिर्भर बनिए। किसी को भी सहायता केंद्र में जाइए, कोई भी आपके यहाँ पढ़ा लिखा, अगर आपका कोई बेटा है, बेटी है, वो भी आपको 1 घंटा लगा के आराम से सिखा देगा। तो आप आत्मनिर्भर होके, आपका पैसा है, आपका भविष्य कैसे आपको बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, अपने घर परिवार के लोगों से, क्योंकि आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई टेक्नो सेवी है। जो लोग थोड़े से इन चीज़ों से दूर हैं, वो अगर थोड़ी सी इस पर मेहनत कर लें, थोड़ी सी सीख लें, तो मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसानी हो जाएंगी। लेकिन एक और सवाल अनिल सर, ये लोग पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन के अलावा जो ऑफलाइन जो तरीका है, उसमें वो EPFO ऑफिस जाते हैं, कई बार वहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको भी कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स के अभाव के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जब आप इस तरह के
अप्लाई करने के लिए ईपीएफओ के ऑफिस फिजिकली जाएं, ऑफलाइन तरीके से जाएं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? इसमें सबसे पहले तो आधार कार्ड, तो उसके बिना तो कुछ होता नहीं है आजकल। आधार कार्ड है, आपका ईपीएफओ का नंबर होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होगा कोई भी, वो सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में, और उसके बाद उसकी फोटोकॉपी आप वो लेके जाइए। आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो एक ही बार में आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप एक डॉक्यूमेंट लेके गए, एक नहीं लेके गए, तो वो फिर दोबारा आप चक्कर काटेंगे और कहेंगे पता नहीं क्या है कि हमें बार बार चक्कर कटवाया जा रहा है। तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स, और कहीं पर भी आप जाएं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके ही लेके जाना है कि कब कहां पर किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है। मैं वैसे भविष्य में इन जनरल ये बात कर रहा हूं, और अगर तो फोटो भी आपके साथ हो तो वो भी बड़ा अच्छा, कहीं पर भी वो काम में आ सकता है। और आपको बिल्कुल, आप इसके बारे में क्लियर होने चाहिए, डाउट मन में नहीं होना चाहिए कि मेरे को जॉइंट स्कीम में कितना पोर्शन पेंशन में डालना है, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरिए। वरना आप किसी अपने मन से या अंदाजे से करेंगे तो हो सकता है कल को चेंज करने में आपको दिक्कत हो और आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सर एक और जो सवाल लोग पूछ रहे हैं सर, चूंकि सवाल है, दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं, हाँ। उसमें ये सवाल पूछ रहे हैं कि इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है? देखिए जी, गवर्नमेंट का फायदा नुकसान आप मत देखिए। गवर्नमेंट ने कर्मचारियों का भविष्य, जिसको हम कहते हैं कि एक सोशल, जो सोशल सिक्योरिटी है, कि सरकार सब वर्गों का ध्यान रखती है, और ये सरकार का फर्ज भी है। किसानों को सरकार, जो हमारे सीमांत किसान हैं, उनको हर महीने क्यों उनको अनुदान दिया जाता है? अभी आज भी पीएम खाद्यान्न योजना में क्यों फ्री राशन दिया जा रहा है? सरकार हर वर्ग का ख्याल रखती है, उसमें कर्मचारी तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आज हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो रहा है और उस तरफ अग्रसर हो रहा है। उसमें आप कर्मचारी एक महत्वपूर्ण उसके स्टेक होल्डर हैं। सरकार सब वर्ग का ध्यान रखती है, और उसको ध्यान में रखते हुए कि सरकार ये चाहती है कि कर्मचारियों का, हमारे जो दूसरे और सभी ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मचारी काम करते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए इस स्कीम को सरकार समय समय पे उसको लाती भी है, नई स्कीम को, और जहां देखती है कि यहाँ कुछ खामियां हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी करती है। लेकिन वो आपके ऊपर है कि उन स्कीम्स का, उन योजनाओं का आप कैसे फायदा उठाते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि सरकार का इसमें कोई पर्सनल कोई फायदा नहीं होता किसी में। ये सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो सरकार का फर्ज भी होता है और करना भी चाहिए, और सरकार कर भी रही है। बिल्कुल अनिल सर, इसमें यह भी देखा गया कि बीते सालों में सरकार इस बात को लेकर क्लेम भी करती रही है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें भी ईपीएफओ के जो आंकड़े लगातार आते रहते हैं, गवर्नमेंट को वो देती है, उसमें इस बात की तस्दीक हो रही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अब धीरे धीरे लोगों की संख्या, एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि लोग अब फॉर्मल सेक्टर में आ रहे हैं और अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं। हाँ, इसमें देखिए, जब एक देश का विकास होता है तो उसके देश के विकास में आज हमने, आपको सबको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सरकार का बहुत अधिक जोर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब दुनिया भर के जो काम धंधे हैं, और उनको आज की मैन्युफैक्चरिंग हम आज छोटे मोटे स्केल पे भी करते हैं, उसमें एमएसएमई में भी आपको अगर काम करते हैं तो उसके अंदर भी जो कायदे कानून है वो मानने पड़ेंगे। तो अब जो एम्प्लॉयर हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर काम करते हैं, उनका रुझान भी हो गया है कि हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, और जो भी कायदे कानून है उसके दायरे में रहकर काम करना है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका, जो उसमें जो एम्प्लॉइज आने वाले हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर का शेयर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर का जब शेयर बढ़ रहा है तो ऐसे में ईएफओ की जो महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, और ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, एक आखिर में सवाल इस प्रोग्राम को लेकर कि जिस तरह से हमने हायर पेंशन को लेकर बातचीत की, जो लोग अभी तक, चूंकि इसकी डेडलाइन को बढ़ा दी गई, 11 जुलाई कर दी गई है, आपका संदेश, आपका मैसेज उनके लिए किया कि जो लोग अभी तक नहीं इसको अप्लाई कर पाए हैं उनके लिए आपके लिए मैसेज? जो लोग अभी अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो जल्दी से, आपके पास अभी समय है, 1 हफ्ते से ज्यादा का समय है,
आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, छोटे से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप उसको लेके अगर आप ऑनलाइन पोर्टल में जाके भर सकते हैं, आप पहले समझिए। अगर आपको पोर्टल में आप नहीं काम कर सकते हैं, घर परिवार में जिसके ऊपर आपको विश्वास है उसके साथ बैठिए, सिर्फ आधा घंटा लगेगा, आप पोर्टल में जाइए और अपनी इंफॉर्मेशन भर के अप्लाई कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कोई कमी होगी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। बड़े ध्यान से आपको पोर्टल में जाकर अपनी ऑप्शन को, जॉइंट ऑप्शन को भरना है। अगर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ये फैसिलिटी नहीं है या कंप्यूटर जो की कनेक्टिविटी कम है, वो जो सरकार जो जगह जगह सेवा केंद्र बने आप वहां पर भी जाके ये काम कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आपको वो भी नहीं करना है तो आप फिजिकल जा सकते हैं ईपीएफओ ऑफिस में, डॉक्यूमेंट्स को लेकर और अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में एक क्लियर पिक्चर लगा के कि मेरे को ये ऑप्शन में कैसे करना है। उसके बाद आप वहां जाके फॉर्म भरिए, वहां पर आपको सहायता के लिए कुछ लोग भी उपलब्ध होंगे जो आपको सहायता करेंगे, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट के जाइएगा तो फिर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। 11 जुलाई तक डेट है, आप अगर इसको ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इन सारे प्रोसेस को अपनाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम ताज़ा बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए, बातों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम मनी मंत्रा के इस विशेष अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।